सो हम लोग का जो टाइटल है वो है व्यूज ऑफ स्कॉलर्स ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। लिखिएगा, पहले स्कॉलर्स का व्यू लिखिए। पहले स्कॉलर जो है एस जयशंकर, है ना। तो एस जयशंकर का जो व्यू है ना, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पर, उसको हम लोग समझेंगे। लिखिएगा, इन अ रिसेंट इंटरव्यू, ठीक है, इन अ रिसेंट इंटरव्यू एस जयशंकर का क्या बयान है बेसिकली इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पे, वो मैं लिखवा रहा हूं। इन अ रिसेंट इंटरव्यू, कॉमा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, एस जयशंकर लेबल्ड, एल ए बी ई डबल एल ई डी, एल ए बी ई डबल एल ई डी, लेबल्ड, लेबल्ड इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस एज मॉडल रिलेशनशिप, एज मॉडल रिलेशनशिप, एज मॉडल रिलेशनशिप, एज मॉडल रिलेशनशिप, है ना, एज मॉडल रिलेशनशिप, एज मॉडल रिलेशनशिप इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो हाल ही में एक इंटरव्यू ही जहां पर एस जयशंकर से पूछा गया कि बांग्लादेश को लेकर आपकी क्या ख्याल है, क्या सोच है। यू विल अमेज दैट द ईएम, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड, देखिए ऐसा है कि हमारा जो इनके साथ रिलेशन है मॉडल रिलेशनशिप, मतलब बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, और देशों को इंडिया के साथ कैसे रिलेशन अच्छा बनाकर रखना चाहिए वो बांग्लादेश से सीखना चाहिए। देखिए, जयशंकर का यह भी कहना था कि भैया हल्का फुल्का तो हर किसी के बीच में कहीं ना कहीं जो खटास होता है। जब आप घर में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि घर में अगर रहेंगे, जैसे किचन में जाएंगे तो बर्तन है तो बर्तन में आपस में टकराव होगा, लेकिन फिर भी वो बर्तन एक साथ है। घर में भी अगर परिवार है तो झगड़ा वगैरह किस किसके बीच में नहीं होता है। उसी प्रकार अगर वो नेबर है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उठापटक तो होगी, लेकिन इसके बावजूद वी हैव अ गुड रिलेशन। तो मॉडल रिलेशनशिप का टैग दिया था जयशंकर ने व्हेन इट कम्स टू द इंडियन बांग्लादेश रिलेशन। लिखिएगा, इसके बाद एस जयशंकर कहते हैं, लिखिए, ऑल रिलेशंस नेचुरली रेस्ट ऑन हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, ऑल रिलेशंस, ऑल रिलेशन नेचुरली रेस्ट ऑन द हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, historical foundations, historical foundations, and the relationship between, and the relationship between, and the relationship between our two countries, our two countries, and the relationship between, and the relationship between our two countries are in many ways, are in many ways, are in many ways, are in many ways continuation of the bonds, continuation of the bonds, continuation of the bonds that were forged in blood, that were forged in blood, that were forged in blood, that were forged in blood 50 years ago, 50 years ago, 50 years ago, 50 years ago. Now, the statement which is just given by the एस जयशंकर अपने आप में बड़ा महत्व रखता है कि हमारे जो फोर फादर्स हुए, जो 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, उस दौरान जैसे हमारी संबंध थी, हल्के फुल्के उठापटक है लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारी संबंध अच्छी है, खराब नहीं है। ये एस जयशंकर का कहना है। नाउ एस जयशंकर द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जस्ट कोटिंग लाइक दैट। वैसे एक और बड़े माने समझिए कि चिंतक हुए जिनका नाम है सी राजा मोहन, अभी भी हैं, अलाइव है, एंड सी राजा मोहन कोटेड इन अ वेरी गुड वे रिगार्डिंग द इंडियन बांग्लादेश रिलेशन। याद रखिएगा, एग्जाम में सी राजा मोहन को कोट करोगे ज्यादा मार्क्स मिलेगा। इनसे रिलेटेड कोटेशन से भी काफी टैग करके क्वेश्चन पूछी जा सकती है। लिखिएगा सी राजा मोहन, दूसरा लिख लीजिए बच्चों, सी राजा मोहन, सी राजा मोहन। और ये मैं मानकर चल रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सी राजा मोहन, लिखिएगा सी राजा मोहन। अच्छा, एस जयशंकर के बाद ही इज वन ऑफ द फेमस इंटरनेशनल साइंटिस्ट जो लाइक इंडियन बांग्लादेश रिलेशन पे कोट करते हैं। लिखिएगा,
सी राजा मोहन होल्ड्स दैट सी राजा मोहन होल्ड्स दैट सी राजा मोहन होल्ड्स दैट there is need for India and Bangladesh. There is a need for India and Bangladesh. There is a need for India and Bangladesh. There is a need for India and Bangladesh to 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 regularly tend the to regularly tend the to regularly tend the good relationship good relationship good relationship good relationship to realize the full potential 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 of the bilateral ties of the bilateral ties of the bilateral ties of the bilateral ties। देखिए, है बहुत सारे स्कॉलर्स, लेकिन हमें उन्हीं स्कॉलर्स के बारे में पढ़ना है जिनका एक अपना महत्व है, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी अपना रेलेवेंट रखते हैं। अब जैसे सी राजा मोहन ने जो बात कही इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन पे, ये तो अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। और अगर आप ओआरएफ में जाकर देखो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक बेसिकली एनजीओ, सिविल सोसाइटी एनजीओ है, जो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन से मुद्दों पे डिस्कशन करता है। आप अगर जाकर देखें, यूट्यूब पे भी इनकी अपनी एक्सिस्टेंस है, उनकी अपनी चैनल है। तो सी राजा मोहन अक्सर वहां पे डिबेट के लिए आते रहते हैं। तो सी राजा मोहन कहते हैं कि भाई देखिए, इन दोनों के बीच की जो रिलेशन है, रिलेशन अपने आप में बड़ा महत्व है, महत्व रखता है। और अगर आप देखेंगे, दोनों तरफ से जो सरकारें हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं कि हमारी संबंध अच्छी बनी रहे। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि जब जब बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार आई है, तब तक अवामी लीग के सरकार के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन रहे, शेख हसीना वाली जो पार्टी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, यू विल सी दैट कि कहीं ना कहीं रिलेशन थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि खराब हुआ है। लिखिएगा, ही पॉइंट्स दैट, सी राजा मोहन कह रहे हैं, इनके बारे में कह रहा हूं। ही पॉइंट्स दैट he points that he points that the first challenge is too strong। ध्यान से सुनिएगा, the first challenge is too strong state weak state strong is the strong state dash weak state, है ना। स्ट्रांग स्टेट, ठीक है ना। वीक स्टेट, वीक स्टेट, और ये क्या है, मैं अभी समझा दूंगा, ये वाला एसिमेट्री, है ना, एसिमेट्री। तो सी राजा मोहन का कहना है कि देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो चैलेंज है ये है कि ये स्ट्रांग स्टेट और वीक स्टेट का एक अपने आप पर जो टैग लगा है ना, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बीच में, ये जो एसिमेट्री एक तरीके से मैंने स्प्रेडेड है, वो अपने आप में बड़ा खराब है। कहने का तात्पर्य कि आमतौर पे जो बांग्लादेश के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि इंडिया हमसे बहुत ही स्ट्रांग कंट्री है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटी और आईआर, जब आप पॉलिटी और आईआर में आते हैं तो वहां पे स्टेट मतलब नेशन। तो बांग्लादेश के लोगों का ऐसा मानना है कि इंडिया के साथ अगर हमारी जो रिलेशन है तभी अच्छी हो सकती है जब इंडिया हमारे लेवल में आएगा। या तो हम इंडिया के लेवल के स्ट्रांग बन जाए, या इंडिया हमारे लेवल का वीक कंट्री बन जाए, विच इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो ये कहीं ना कहीं है बांग्लादेश के लोगों में कि इंडिया इज ए स्ट्रॉन्गर स्टेट कंपेयरिंग टू अस, वी आर वीकर स्टेट कंपेयरिंग टू इंडिया। तो ये जो एसिमेट्री है ना, ये जो इनइक्वालिटी है, इस कारण से इनकी रिलेशन ये मानते हैं कि इंडिया से हमारा बेहतर नहीं हो पा रहा है। और सी राजामन वही पॉइंट कर रहे हैं कि बांग्लादेश का यही अपने मन में चलता है, और ये सबसे बड़ी चैलेंज है। अवामी लीग जब जब भी आई है अगर बांग्लादेश में, तो ऐसा नहीं कि अवामी लीग ये सब नहीं सोचती, अवामी लीग के भी मन में है। लेकिन अवामी लीग बेसिकली ये चाहती है कि इंडिया के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप बना के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लेगेसी नहीं भूलें जो हमने उनके लिए किया था 1971 में। और ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, जब जब भी आती है अवामी लीग बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी के तौर पे, तब तब उनको वो इंडिया के जो करंट गवर्नमेंट है, चाहे लाइक कांग्रेस रही हो या फिर बीजेपी, उनके माइंडसेट से काफी मैच करते। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इंडिया के साथ हमारा अच्छा बनेगा। बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी का नहीं लगता। जाहिर सी बात है, एक नेशनलिस्ट पार्टी है, अपने देश के बारे में सोचेगी, अपने देश को लेकर स्वार्थी बनी रहेगी, सेल्फिश रहेगी। अब ये इशू है। लिखिएगा, इन दिस सिनारियो, सी राजा मोहन कह रहे हैं, इन दिस सिनारियो, ध्यान से सुनिएगा, इन दिस सिनारियो दिल्ली नीड्स टू बी मोर प्रोएक्टिव प्लेयर। दिल्ली नीड्स टू बी मोर प्रोएक्टिव प्लेयर। दिल्ली मतलब
in IR, if I'm saying the Delhi, you have to understand regarding India, right? So Delhi needs to be more proactive player in addition to this. In addition to this, proactive player, in addition to this, in addition to this, engage बांग्लादेश, ठीक है ना, engage बांग्लादेश, engage बांग्लादेश, engage बांग्लादेश। तो भाई अगर हमें चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी रीजन में हमारी अच्छी रिलेशन बनी रहे बांग्लादेश के साथ, तो वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव प्लेयर। हमें थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर बांग्लादेश के साथ रिलेशन को और मजबूत करना चाहिए, और बांग्लादेश को भी ये चाहिए। एंड वी हैव अ ग्रेटेस्ट फियर इन दिस रीजन इज दैट चाइना चाहता है कि बांग्लादेश में इनकी प्रेजेंस स्ट्रांग हो। इसके लिए चाइना बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बांग्लादेश को अपने फेवर में लेने का प्रयास कर रहा है। सी राजा मोहन इज टेलिंग दैट वी हैव टू फोकस इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो, because we have a challenge, great challenge, that China is trying to just come in the Bangladesh region. तो दोनों को प्रोएक्टिवली मैनेज करना होगा, दोनों को भी सामने आना होगा, दोनों को मिलजुल कर अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना होगा। लिखिए मीनवाइल, इसी बीच में मीनवाइल 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 कीपिंग इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, कीपिंग इनलाइटेंड, ठीक है ना, enlightened self-interest, self-interest, enlightened self-interest, enlightened self-interest. Are you getting the point? Enlightened self-interest in the mind, in the mind, in the mind, in the mind, in the mind. Point. Bangladesh must realize that. लिखिएगा, Bangladesh must realize that good relations with India is equally beneficial. Bangladesh must realize that good relations with India is equally beneficial to Bangladesh, equally beneficial for Bangladesh as it is for India, as it is for India, as it is for India, as it is for India. अब इनको कौन समझाने जाए? ये तो चलिए एक बात है कि भैया दोनों को मिलजुल कर एक साथ आना होगा और हमें अपनी रिलेशन को मजबूत करना होगा। लेकिन अभी मैं यहां पे सी राजा मोहन करेगा, भाई दोनों कंट्री को सोचना होगा कि भाई हम लोग को बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि अगर हम प्रोएक्टिवली मैनेज करेंगे अपने रिलेशंस को, रोबूस्ट करेंगे, स्ट्रांग करेंगे, तो ऐसा नहीं कि हमारी रिलेशन खराब हो जाएगी। इन द सेंस कि कहीं ना कहीं सी राजा मोहन का ये कहने का ये बहुत बड़ा मतलब है कि अगर कभी कभी होता है ना कि अगर हम रिलेशन अगर मान लीजिए मजबूत किए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया हमारा यूज करेगा या इंडिया को लग रहा हो कि बांग्लादेश हमारा यूज करेगा। तो इस लॉस अगर मैं कह रहा हूं तो इस पर्टिकुलर सेंस में कह रहा हूं। तो दोनों को यह सोचना होगा कि अगर हम साथ आएंगे तो हम दोनों का ही फायदा होगा, और इस चीज के साथ बांग्लादेश को इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना होगा, और ऑफ कोर्स हमें भी करना चाहिए, और हम कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें और मोर प्रोएक्टिवली एक्टिव होना होगा, यह सी राजा मोहन का कहना है। लिखिएगा पैराग्राफ बदलकर, कीपिंग द ज्योग्राफिकल फैक्टर इन माइंड। हमें यह भी समझना है, अगर जब हम रिलेशन को स्ट्रांग करने का प्रयास कर रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर्स हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा, बिकॉज देर आर एम्पल अमाउंट ऑफ चैलेंजेस ऑन द इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर। रिलेशन सिर्फ मजबूत करने पर फोकस करेंगे, हमें इस पे भी ध्यान देना होगा कि हमारी जो चैलेंजेस है उसको हम कम करें। कीपिंग द ज्योग्राफिकल फैक्टर इन माइंड, कॉमा, कीपिंग द ज्योग्राफिकल फैक्टर इन माइंड, कीपिंग द ज्योग्राफिकल फैक्टर इन माइंड, keeping the geographical factor in mind, keeping the geographical factor in mind, both countries should work, both countries should work in synergy, 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 both the countries should work in synergy, synergy, work in synergy to sketch border and transit rights, to sketch border and transit rights, and transit rights. We have to understand when it comes to the Indian Bangladesh relation, we have seen that in many instances कि अभी भी हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो डिमार्केटेड तो है, बट देर इज अ लैक ऑफ द क्लियर लाइन between both of the countries.
सी राजा मोहन का कहना है कि देखिए इंडिया और जो बांग्लादेश है, ठीक है हमें रिलेशन मजबूत करना, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी हैव इनएक्सेसिबल ज्योग्राफी। अगर आप देखें इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को देखेंगे, देर आर एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स। द ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज गोइंग ऑन, ड्रग चल रहा है, नारकोटिक्स चल रहा है, बांग्लादेश से इंडिया हमारे यहां से वहां पे ले जा रहे हैं। देर इज एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम इज इन द इंडिया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नेचर ने हमें ज्योग्राफिकली हमें एक साथ रखा है, तो हमें मिलजुल कर चलना होगा। वी हैव टू सपोर्ट टू ईच अदर। तो लिखिए ट्रांजिस्ट राइट्स पॉइंट, फिर इसके बाद एपोस्ट्रोफ ऑन करना। एपोस्ट्रोफ ऑन करके लिखिएगा, लिखिएगा इंडिया एंड बांग्लादेश हैव नॉर्मली वर्कड। इंडिया एंड बांग्लादेश नॉर्मली, इंडिया एंड बांग्लादेश हैव नॉर्मली worked the against the clear logic of geography, 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 the clear logic of geography। पॉइंट दे दो बच्चों, पॉइंट दे दीजिएगा और लिखिएगा ज्योग्राफी नेचुरली, ज्योग्राफी नेचुरली, ज्योग्राफी नेचुरली, ज्योग्राफी नेचुरली, नेचुरली, नेचुरली कॉम्पो, नेचुरली compensates, compensates, naturally compensates, compuls, compensates, compensates है ना। तो ये चीज याद रखना है, them to compensates, them to cooperate with each other, cooperate with each other, cooperate with each other, cooperate with it, cooperate with each other, cooperate with each other, each other, cooperate with each other, cooperate with each other। थोड़ा रुक जाएंगे आप सभी, लैपटॉप में चार्ज में लगाता हूं। cooperate with each other। तो चलिए ये तो हम लोगों ने देख लिया। सो मुझे ये बताओ पहले कि कृति, पूजा, आप लोगों को समझ में आ रहा है लेक्चर? कृष्णा, जितने बच्चे यहाँ पर हैं जी सभी सर। को समझ में आ रहा है? सो किसी का याद करना ना करना, ये दोनों का जो दोनों स्कॉलर की जो थॉट है, कम से कम समराइज वे में याद कर लेना। बेसिकली अगर आप अपने तरीके से भी लिखना चाहते हो तो आप एग्जाम में जब लिखना हो तो आप ऐसे समझिएगा कि जो सी राजा मोहन का अगर एक लाइन में मुझे कुछ बात बोलना, जो उन्होंने इतनी लंबी छोड़ी जो स्टेटमेंट दी है, उसको मैं एक लाइन में अगर आपको बताना चाहूं तो सबसे पहले समझ जाए कि उन्होंने यही कहा कि भाई दोनों कंट्री को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा और सभी डायमेंशंस में रिलेशन को स्ट्रांग करना होगा बाई आइडेंटिफाइंग द चैलेंजेस बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज। ये कहना इनका। एस जयशंकर भी कहते हैं कि देखिए हमारे रिलेशन ऐसा नहीं कि खराब, वी हैव अ गुड रिलेशन, और हमारे दूसरे नेबर को हमें सीखना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश के कैसे रिलेशन है। ये इनका कहना है। चलिए एक और बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मुचुकुंद दुबे, है ना, मुचकुंद उनको दुबे भी कहा जाता है। सो लिखिएगा अगले थर्ड स्कॉलर का क्या इस पे स्टेटमेंट है ना। मुचकुंद दुबे, ये भी एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं। लिखिएगा, लिखिएगा ही होल्ड्स दैट, ही होल्ड्स दैट, है ना, ही होल्ड्स दैट। देखो अगर आप इनकी कोटेशन को कोट, देखो बहुत सारे जितने बच्चे इंडियन बांग्लादेश के रिलेशन पे लिखेंगे, जाहिर सी बात है दे विल कोट। सिराज अमोन के बारे में लिखेंगे, उन्होंने ये कहा था। एस जयशंकर के बारे में लिखेंगे। बट इफ यू आर राइटिंग द मुचकुंद दुबे विच इज अगेन ये वन ऑफ द समझो कि रेप्यूटेड इंटरनेशनल साइंटिस्ट है जो बहुत कम बच्चों को मालूम है। जब आप इनकी बयान को लिखोगे तो एक मायने रखेगा ये कि सब तो सब कर ही रहा, आपने कुछ एक्स्ट्रा किया। तो लिखिए ही होल्ड्स दैट इंडिया हैज हिस्टोरिकली, है ना, इंडिया हैज, इंडिया हैज हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली, ठीक है ना, इंडिया हैज हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली neglected, historically, historically, historically neglected its smaller, smaller साउथ, है ना। इंडिया के बारे में मुचुकुंद दुबे लिख रहे हैं कि भाई ही होल्ड्स दैट बेसिकली
इंडिया हैज हिस्टोरिकली नेग्लेक्टेड इट्स स्मॉलर साउथ एशियन नेबर्स, है ना, साउथ एशियन नेबर्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेबर्स। See, I know the statement of Muskun Dubey is just extreme, but you have to finally understand that whatever he said is the, I can tell you, this is reality for when it comes to the India and Bangladesh relation. मुचकुंद दुबे का कहना है कि ऐसा है कि आप माने ना माने, इंडिया ने हिस्टोरिकली, आप देखिए, सिंस 1947 व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, सिंस 1947 वी हैव नेग्लेक्टेड, हमने कम ध्यान दिया है साउथ एशियन कंट्रीज जो हमारी नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशन को मजबूत करने में। हम जानते हैं कि हमारे पास्ट में कई ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स आए जिन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी बनाई, वो बेसिकली उसमें कुछ न कुछ ऐसे डॉक्ट्रिन्स डाले, जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट, ऐसा ऐसा दिया। लेकिन आप भी देखिए कि सभी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, कुछ कुछ एक प्राइम मिनिस्टर ने किया। तो कहीं ना कहीं हमने ये कोशिश की कि भाई हमारा जो अच्छा रिलेशन हो ना बन पाए, ये मुचकुंद दुबे का कहना है। एंड दिस इज अमेजिंग थिंग, इट इज आयरनी that we all, since 1947 all the prime minister of the India, वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स या चीन या फिर जो हमारे बड़े सुपर पावर, उन पे हम ज्यादा फोकस कर रहे थे। मुचकुंद दुबे कह रहे हैं कि ये बड़ी ही कंसर्निंग चीज है, इसमें हमें ध्यान देना होगा। तो इनका कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐतिहासिक अगर परिप्रेक्ष्य से देखें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, हमने अच्छी रिलेशन मेंटेन करने की प्रयास ही नहीं की। चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, या अफगानिस्तान हो, या म्यांमार हो, या फिर श्रीलंका हो। पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान तो हमसे अच्छा रिलेशन कभी बनाना ही नहीं चाहता है। And I've already told you in the class when I was taking the class of India and Pakistan relation कि सी पाकिस्तान का इशू ये नहीं है कि उसको कश्मीर मिल जाए। इवन अगर उसको कश्मीर, हम तो ऐसा करेंगे नहीं, सपने में भी हम नहीं देंगे, लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा कि अगर इंडिया अगर ऐसा सोचता है कि नहीं हम पाकिस्तान दे देंगे उसको, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की बिहेवियर नहीं बदलने वाली है। मैंने आप सभी को समझाई थी लास्ट क्लास में। उसका प्रॉब्लम कश्मीर नहीं है, उसका प्रॉब्लम कुछ और ही है, वो कुछ और ही माइंडसेट से बढ़ता है आगे। लिखिएगा, नाउ इंडिया शुड इंक्रीज इट्स असिस्टेंस। नाउ इंडिया नाउ इंडिया शुड इंक्रीज इट्स असिस्टेंस। इंडिया शुड इंक्रीज इट्स असिस्टेंस टू दीज स्टेट्स, टू दीज स्टेट्स, है ना, टू दीज स्टेट्स, वन सेकंड रुक जाएंगे, टू दीज स्टेट्स, स्टेट्स मतलब कंट्रीज, एज वेल एज एज वेल एज स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग मोर। ऐसा आप लोगों को मालूम है, चाणक्य ने भी कहा था कि भाई ऐसा है कि हम कुछ भी कर लें, अपने नेबर्स को हम नहीं बदल सकते। नेचर ने जो हमें नेबर्स दिया, वी हैव टू एक्सेप्ट, उन्हीं के साथ मैनेज करके रखना होगा, लेकिन खुद को भी स्ट्रांगर बनाना होगा। हमें अपनी इंफ्लुएंस बेसिकली बनानी होगी नेबरिंग कंट्रीज पे। मैं उनकी स्टेटमेंट्स को, चाणक्य के स्टेटमेंट को आज के समय में रिलेवेंट करके बता रहा हूं। हमें इन्वेस्ट करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उससे भी सबसे बड़ी चीज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग नेबरिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ना, जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं वो काफी डिले हम करवाते हैं। जैसे अगर आप नेपाल में देखें, हमने पढ़ाया था आप सभी को, नेपाल में हमने कई प्रोजेक्ट में मनी इन्वेस्ट किया, इंडियन रुपीज को इन्वेस्ट किया है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज वहां पर हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया के, वो काफी लेट लतीफी से, रेट इट बहुत ही डिले चल रही है। और ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन खराब है। और अगर आप बांग्लादेश के इंस्टेंस में आए तो यहां पे रिलेशन खराब है। तो हम ये कोशिश करें कि अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको हम बनाए रखें, उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल क्रिएट ना करें, हम जल्दी ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दें। इससे हमारे रिलेशन भी और स्ट्रांग होगी, ट्रस्ट बढ़ेगा अदर कंट्री का हम पर। मुचकुंद दुबे कहते हैं, लिखिएगा, ही साइट्स वो कहते हैं, ही साइट्स चाइना। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था, चाइना की क्या हरकत है, कैन इन्वेस्ट बिलियंस इन वन बेल्ट, कैन इन्वेस्ट कैन इन्वेस्ट
बिलियंस, बिलियंस इन वन, इन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही कारण से मुझे कुंद दुबे कहते हैं वी शुड इन्वेस्ट मोर। क्योंकि अगर जब बात करें चाइना का, चाइना के पास इतनी है, हिज साइट्स है। चाइना कैन इन्वेस्ट बिलियंस इन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। बाय अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन, लिखिए, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस situation, situation, India should, one second, India to spend speed up, India to should लिखिए, India to should, India to should speed up, यानी इंडिया को भी करना चाहिए। तो हमें समझना होगा, मतलब वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर दिस पर्टिकुलर इश्यू। आप देख लीजिए, आज अगर रसिया का जो अटैक, रसिया ने जिस प्रकार से अटैक किया यूक्रेन पे, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रसिया को कोई शौक नहीं था अटैक करने का, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। इन यूक्रेन देयर वाज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज बेसिकली द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द रसिया। रसिया कभी नहीं चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट का इंपैक्ट उन सभी रीजन में पड़े, लेकिन पड़ा। रीजन क्या रहा? कहीं ना कहीं रसिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है यूक्रेन के इंस्टेंस में। चाहे इन्वेस्टमेंट कम रहा हो, या फिर उसको लुभाने का जो तरीका है, मैनिपुलेट करने का, या अपने फेवर में लेने का जो तरीका था यूक्रेन का, वो गलत रहा होगा, या फिर उसने किया ही नहीं होगा कोई। लेकिन जब हम बात करें रसिया का, रसिया ने जिस तरीके से भी अपनी तरफ फेवर में लेने का प्रयास किया यूक्रेन का, वो पूरा तरीका ही उनका गलत था। ये मैं नहीं कहता हूं, जयशंकर, एस जयशंकर कहते हैं। मुचकुंद दुबे का भी वही कहना है। हमें यह समझना होगा कि अगर चीन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आर्स, हम पाकिस्तान को सबसे बड़ा अपना एनिमी मानते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो एनिमी है वो कौन है? हमारा सबसे बड़ा जो एनिमी है ये यही है, चाइना। और चाइना हर संभव प्रयास करेगा कि बांग्लादेश पे इसका इंपैक्ट पड़े, बांग्लादेश को अपने फेवर में ले। इसके लिए हमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। जाहिर सी बात है, किसी भी कंट्री के साथ अगर आपको संबंध अच्छे करने तो पहले ट्रेड उसके साथ स्ट्रांग कीजिए, उस कंट्री में इन्वेस्ट कीजिए, आप रिलेशन अपने आप सुधरने लगेंगे। आपको भी ये समझ में आना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश भी नहीं चाहता कि चाइना का लार्जर इन्वेस्टमेंट वहां पर आए, क्योंकि उसको मालूम है कि फिर वो डेप ट्रैप पॉलिसी में फंस जाएगा। और आपको मालूम है डेप ट्रैप पॉलिसी क्या है चाइना का। और जब बात करते हैं इंडिया के इन्वेस्टमेंट का, इंडिया ऐसा कोई पॉलिसी, इंडिया ऐसा कोई मैनिपुलेटिव गेम नहीं खेलता है बांग्लादेश के साथ। इसलिए बांग्लादेश इंडियन लोन्स और इंडियन इन्वेस्टमेंट को बड़ा सेफ मानता है। आप समझ के होंगे। तो ये तीन बड़े स्कॉलर्स का क्या विचार थे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पे, वी हैव बेसिकली डिकोडेड। नाउ कम ऑन द पॉइंट, लिखिएगा, कंक्लूजन लिखिए। इस प्रकार हमारा इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस कंप्लीट हुई। इस पे जितना भी डिस्कशन वी हैव कंप्लीटेड विद एनरिच्ड कंटेंट। किसी को कोई समस्या होगा पूछ लेंगे, लिख लीजिएगा, कंक्लूजन लिखिएगा। इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन, इंडिया एंड बांग्लादेश, इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन, इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है ना, इंडिया एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश, इन कंक्लूजन, इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर एन ऑर्गेनिक, शेयर, शेयर एंड, शेयर एन ऑर्गेनिक, शेयर एन ऑर्गेनिक एंड, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल, एंड अ मल्टीफेसेट,
यानी मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं। रिलेशंस। इंटरेस्टिंगली, देर इज अ नीड। इंटरेस्टिंगली, देर इज अ नीड, देर इज अ नीड फ्रॉम बोथ साइड, 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 in terms of cooperation, in terms of cooperation and resolve impediments लिख सकते हैं, and resolve impediments, both side cooperation, both side cooperation, both side cooperation and resolve impediments, impediment मतलब जो बाधाएं हैं, impediments comma challenges, challenges, impediments comma challenges, challenges at last, एक लाइन लिखिएगा, at last it will be, it will be, at last it will not only be beneficial, at last it will not only be beneficial, at last it will not only be beneficial for the two countries, 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 but for the whole reason, 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 फॉर द टू नेबर्स बट फॉर द होल रीजन। जाहिर सी बात है, अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो हमारा ही बेनिफिट है। लड़ाई से किसका बेनिफिट हुआ है? जीतने वाला भी लॉस में रहता है, हारने वाला भी लॉस में रहता है। अब चाइना का जो ये वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव, उसका एक पॉलिसी है जिसके तहत तो इंडिया के अगल बगल एक बड़ा ही हाईवे काइंड ऑफ एक रोड बना रहा है। एक कह सकते हैं कि बिजनेस कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर बना रहा है, जिसके तहत वो अपना जो लॉजिस्टिक्स या जो गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, वो अपनी, मान लीजिए कि रॉ मटेरियल या फिर वहां से कोई सामान को खरीद, बेसिकली ट्रेड। मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के, चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत बनाया गया एक रोड प्रोजेक्ट है। अब मान लीजिए उस प्रोजेक्ट के जरिए क्या करेगा, उस रोड के जरिए क्या करेगा चाइना? चाइना वहां से और चाइना का यानी पाकिस्तान के साथ ट्रेड को एक्सचेंज करेगा, ट्रेड करेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर मान लो कि चाइना म्यांमार में अगर बना रहा है या फिर नेपाल के तरफ ले जाकर बना रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत रोड बना रहा है, तो क्या कर रहा है? बेसिकली ट्रेड हाईवेज बना रहा है कि ताकि उनकी जो है लॉजिस्टिक्स या जो व्यापार है काफी सुविधा सुगम तरीके से हो, एफिशिएंट वे में हो। अब ऐसी जब अगर स्थिति होगी, जाहिर सी बात है कि उसका जब मूवमेंट तेज होगा तो क्या इंडिया रोक लेगा? क्या उनके पास तो बहाना होगा ना, उसी बहाने क्या बताओ कोई गलत कार्य ना करे, हमारे ऊपर अटैक करने का प्लान ना करे। चाहे रीजन जो भी हो, चाइना का आगमन हो रहा है ना, वी हैव टू बी सीरियस, वी हैव टू बी सेंसिटिव टू अंडरस्टैंड कि दिस इशू विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द नियर फ्यूचर। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हमारे लिए हमेशा से चैलेंज रहा है। अब हम उसको रोक तो नहीं सकते हैं। जब मैं इंडिया और चाइना रिलेशन को पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगली लेक्चर मेरी वही है, इंडिया एंड चाइना रिलेशन, तब मैं वहां पर डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है क्या। इसको बहुत बढ़िया से मैं डिकोड करूंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी को जितना मैंने पढ़ा है सब समझ में आ गया होगा। आप सभी का अगर कोई इशू है तो लेक्चर के लास्ट में आप सभी पूछ लेंगे। अगर कोई ऐसी इशू है तो नॉर्मली पूछ भी सकते हैं आप लोग का, है ना। इसके आपका आप लोग का क्वेश्चन मैं ले लूंगा 5 मिनट, इसके बाद तुरंत मैं आगे बढ़ूंगा इंडिया और चाइना के रिलेशन पे। बच्चों अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए आप लोग। और ये बताइए, अगर मैं बेसिकली मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी अपने नोट्स को देख लीजिए, कहीं अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके। सो बच्चों एक बार देख लो आप लोग, कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम है? पूजा, कुणाल, प्रियम, कृष्णा, वर्षा, स्वीटी, हर्षित, मैं जिन बच्चों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ सारे बच्चे बताइए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन पे तो बताओ एक बार आप लोग। कृति, आवाज आ रही है क्या आप लोग को? हाँ यस सर, कोई इज देयर? डाउट नहीं है सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया और चाइना रिलेशन को लेकर। टाइटल दीजिएगा, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन। बच्चों हमारा जो सिलेबस में अगला जो टॉपिक है, अगली जो हमारी पॉइंट है, वो है इंडिया चाइना रिलेशन है। लिख लीजिएगा आप लोग, इंडिया चाइना रिलेशन,
देखिए, जब हम इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन के इतिहास को हम सबसे पहले समझे, हिस्ट्री को समझे। टाइटल दीजिएगा इसी के अंदर, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन, लिख लीजिएगा, है ना। हिस्ट्री ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन। समझ में आ रहा है कुणाल, आप सभी को समझ में आ रहा है जी? सर। ओके। लिखिएगा इंडिया चाइना के रिलेशन को लेकर पहला टाइटल दीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। देखिए, सबसे पहले समझना होगा, जब हम बात करते हैं इंडिया और चाइना की, तो हमारा जो रिलेशन रहा है ना, अगर आप किसी और अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर आप किसी भी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन को अगर आप देखेंगे, जितनी पुरानी रिलेशन उनकी हो सकती है, लमसम हमारी रिलेशन उतनी ही पुरानी है या फिर उससे भी ज्यादा है। इसके पीछे कारण है, इंडिया और चाइना की जो सिविलाइजेशन है, ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। और यह कारण है कि हमारे रिलेशन सबसे पुराने रिलेशन में से एक माना जाता है। डैश देकर लिखिएगा, इंडिया एंड चाइना आर अमंगस्ट, इंडिया एंड चाइना आर amongst the oldest civilization, oldest civilization, oldest civilization, oldest civilization, oldest civilizations in the world, in the world. India and China are amongst the oldest civilization of the world, and their relations, and their relations, and their relations, and their relations, and their relations go back to the ancient phase of history. Go back to the ancient phase of history. Go back to the ancient phase of history. Ancient phase of history. Ancient phase of history. Go back to the ancient phase of history. Ancient phase of history. Ancient phase of history. लिखिए, ट्रेड रूट्स यानी व्यापार का जो मार्ग है, ट्रेड रूट्स बिटवीन, ट्रेड रूट्स एग्जिस्टेड, लिखो, ट्रेड रूट्स एग्जिस्टेड बिटवीन, existed between, existed between these two geographies, these two geographies. Trade routes existed between, ये छह बच्चों, existed between these two geographies, these two geographies, geographies, these two geographies, these two geographies. तो अगर आप देखें, जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है, लगभग उतनी ही पुरानी हमारी ट्रेड रूट्स हैं, क्योंकि हम लंबे समय से अपने रिलेशन को मिटा, जैसा कि मैंने कहा कि रिलेशन अगर स्ट्रांग करना हो तो ट्रेड कीजिए, और जाहिर सी बात है किसी भी कंट्री में जब रिलेशन होती है अच्छी, तो ट्रेड से ही शुरुआत बेसिकली होती है। इंडिया और चाइना की जो सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन, एंड वी हैव अ ग्रेट ट्रेड रूट्स व्हेन इट कम्स टू द पास्ट। लिखिएगा, दीज रूट्स वर ऑल्सो यूज्ड बाय, दीज रूट्स वर ऑल्सो यूज्ड बाय, है ना, trade routes were also used by travelers like, used by travelers like, travelers like फाहियान। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, इतिहास में, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। संग यून के बारे में भी आप पढ़े होंगे, है ना, फाहियान, संग यून, है ना, इनके बारे में सुने होंगे आप। इवन आपने हुआंग सांग के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना, सुआंग सांग,
है ना। तो इनके बारे में भी आपने देखा होगा। ठीक है ना। सांग। ठीक है। सो ट्रैवलर्स लाइक फाहियान, संग यून, स्वांग सांग हो गए आपके, है ना। पिराई संग हो गए। ठीक है। फ्रॉम चाइना, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम चाइना एंड एंशियंट इंडियन ट्रैवलर्स फ्रॉम चाइना। तो ये तो कुछ ऐसे लोग थे जो उसी ट्रेड रूट से इंडिया में कई बार इनका आना हुआ, इन बड़े बड़े ट्रैवलर्स का। आमतौर पे हम इतिहास के पन्नों में, हिस्ट्री में जब हम जाते हैं तो इनके बारे में जरूर पढ़ते हैं। तो चीन से ऐसे बड़े बड़े ट्रैवलर्स इंडिया में कई बार आ चुके थे पास्ट में। ये इस बात का उदाहरण है कि वी हैव अ ग्रेट एंड एंशियंट रिलेशन, नॉट ओनली द नॉर्मल रिलेशन बट ऑल्सो द ट्रेड रिलेशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने यहां पे लिखवाया है। और इंडिया से भी कई लोग गए वहां पर, ऐसा नहीं कि इंडिया से नहीं गए थे। तो लिखिए, एंड एंशियंट इंडियन ट्रैवलर्स, एंड एंशियंट इंडियन ट्रैवलर्स, एंड एंशियंट इंडियन ट्रैवलर्स, एंड एंशियंट इंडियन ट्रैवलर्स, इंडियन ट्रैवलर्स, इंडियन ट्रैवलर्स। थोड़ा रुक जाएंगे आप सभी। इंडियन ट्रैवलर्स, इंडियन ट्रैवलर्स, एंशियंट इंडियन ट्रैवलर्स, एंशियंट इंडियन ट्रैवलर्स लाइक कुमार जीवा। कुमार जीवा, मैं इसको मिटा ही देता हूं, है ना। कुमार जीवा। ठीक है, कुमार जीवा, कुमार जीवा। ठीक है, कुमार जीवा, कुमार जीव इनको बोला जाता था, कुमार जीव, कौमा, जिन गुप्ता, जिन गुप्ता, जिन भद्रा, यानी जिन भद्र इनको कहा जाता था। भद्रा में लिख रहा हूं लेकिन प्रोनंस, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा इसका जिन भद्र होगा। एंड बौद्धि धर्म, आपने इनके बारे में सुना होगा कई मूवीज में। एंड बौद्धि धर्म। तो इंडिया से भी कई लोग गए वहां पे, ऐसा नहीं कि इंडिया से लोग नहीं गए थे। सो द चाइनीज ट्रैवलर एंड द इंडियन ट्रैवलर्स यूज्ड the ancient trade routes which was just built by the India and China in the past। तो कई बार इन ट्रैवलर्स के द्वारा इसका यूज किया जाता था इंडिया से चाइना, चाइना से इंडिया में जाने के लिए। ये तो होगी एंशियंट इंडियन चाइनीज रिलेशन की कंटेक्स्ट। बट व्हेन इट कम्स टू द मॉडर्न पीरियड, उसको भी समझते हैं। समय गुजरा, एंशियंट से मॉडर्न में आ गए, मिडाइवल में भी हमारी काफी ट्रेड रही। लेकिन जब हम मॉडर्न में आते हैं, हालांकि मिडाइवल में ज्यादा कोई स्ट्रांग हमारा कनेक्शन नहीं रहा, क्योंकि उस दौरान हमारा जो, हमारे देश में जो मुगल या दिल्ली सल्तनत के जो लीडर्स रहे या फिर जो एम्पायर रहे, उनका कोई ग्रेट ऐसा कनेक्शन नहीं था चीन के साथ। हम लोग इसी कारण से छोटे, चाहे आप विजयनगर एम्पायर का ही बात कर लीजिए। मिडाइवल में, मिडाइवल मॉडर्न के जो दरवाजे पे जो खड़ी एम्पायर मानी जाती है, ये मानी जाती है विजयनगर एम्पायर, उसके बारे में भी कह रहा हूं, कोई ग्रेट कनेक्शन नहीं रहा हमारा। लेकिन हम जब मॉडर्न पीरियड में बात करते हैं तो लिखिएगा, लिखिए, इन मॉडर्न पीरियड, इन मॉडर्न पीरियड बोथ, है ना, इन मॉडर्न पीरियड बोथ, इन मॉडर्न पीरियड बोथ नेशन, इन मॉडर्न पीरियड बोथ नेशंस became free, became free from, became free from, ध्यान से सुनिएगा, became free from the influence of European powers, became free from the European powers, the European powers around the same time, अराउंड सेम टाइम। अरे 1947 में हम आजाद हुए, 1949 में चाइना हुआ। अराउंड सम टाइम, अराउंड, माफ कीजिए, अराउंड सेम टाइम, हम दोनों यूरोपियन पावर से सेम ही टाइम में आजाद हुए। While independent India was established in 1947, while
वाइल इंडिपेंडेंट, प्यारे बच्चों, वाइल इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया established on independent India was was established in established in 1947. So we got independence from the Britain in the 1947. So that इसी कारण से मैं ये सारा स्टेटमेंट ये वाला लिखवा रहा हूं कि we were established in the 1947 as the Indian country, Indian nation. Comma, modern China took birth in 1949. Modern China took birth in 1949. Modern China took birth in 1949, मतलब वो भी आजाद हुआ in 1949. Took birth in 1949. 1949. ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ, पॉइंट के बाद लिखिएगा, ओवर द पीरियड ऑफ 7 more decades, 7 से ज्यादा डिकेड का समय गुजर गया। 7 more decades over the period of 7 more decades, या फिर ऐसे भी लिख सकते ओवर द पीरियड ऑफ मोर देन 7 decades, मोर देन 7 decades ऐसे भी लिख सकते हैं। मोर देन 7 decades, मोर देन 7 decades, decades, more than 7 decades, comma, the India-China relation experienced, the India-China relation experienced, the India-China relation experienced, यहां तक हो गया होगा आप लोग का, है ना। the India-China relation experienced, आगे लिखिएगा इसके बाद, the India-China relation experienced, the India-China relations experienced deep fluctuations, experienced the deep fluctuation, experienced the deep fluctuation, deep fluctuation, deep fluctuation, with extended positive and negative periods, with extended positive and negative periods, and negative periods, and negative periods, and negative periods, and negative periods. So we both countries got independence at the same timeline. We in the 1947 and China in the 1949. 2 साल का फर्क, 70 साल से ज्यादा गुजर गए हम दोनों की लगभग आजादी का। और आज की स्थिति यह है कि अगर आप रिलेशन इंडिया चाइना का देखने का प्रयास करें तो आप ये पाएंगे कहीं ना कहीं डिफ्लक्चुएशन है। और डिफ्लक्चुएशन मतलब कुछ इस तरीके से, कई बारी हमारे रिलेशन काफी पॉजिटिव दिखी, कई बारी नेगेटिव दिखी। हालांकि कारण कई होते हैं इसके पीछे। तो जो 1949 से, इवन आई विल टेल यू कि आप मान के चलिए चाइना जो सबसे लास्ट में आजाद हुआ 1949 से, तो मैं 1949 ही कहूंगा। 1949 से चाइना की तरफ से और 1947 से हमारे तरफ से और आज 2026 तक, अगर हम पूरी रिलेशन को ईयर वाइज में डिकोड करें, एक टाइम लाइन या टाइम रेंज में डिकोड करें, तो हम कुछ पाते हैं। और क्या पाते हैं, वी विल डिकोड, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इस 70 सालों के इतिहास को अभी हम लोग समझने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन लिख रहे थे, उसी में एक पॉइंट लिखिएगा, इंडिया चाइना रिलेशंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना। इंडिया चाइना रिलेशंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। इंडिया चाइना रिलेशंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया चाइना रिलेशंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया चाइना रिलेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया चाइना रिलेशन। अभी मैं हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट में ही डिस्कशन कर रहा हूं। इंडिया चाइना रिलेशंस, रिलेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी दोनों की आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस। तो जाहिर सी बात है सबसे लास्ट में ये आजाद हुआ, चीन आजाद हुआ, है ना। तो हम लोग बेसिकली जो ईयर टारगेट करेंगे 1949 से टारगेट करेंगे, क्योंकि तब से ही बेनिफिट ही होगा।
है ना। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ऐसे लिख लेना 1949, 1962, 1962, इंडिया चाइना रिलेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस 1949 से लेकर 1962। अरे बड़ी अजीब बात है, अभी मैं अजीब अजीब बातें बताऊंगा। यही वो दौर है जिस दौरान इंडिया और चाइना के रिलेशन सबसे घटिया स्तर से गुजरी, इंफीरियर लेवल से गुजरी, और उसका रिपरकेशन या इंपैक्ट हम आज तक देख रहे हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिखिएगा, लिखिए, ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ कोल्ड वॉर। प्यारे बच्चों पहले बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1939 में, और वो एंड हुआ 1945 में, अराउंड 31 अगस्त के आसपास 1945 में। उसके कुछ दिन पहले अगस्त महीने में हिरोशिमा नागासाकी पर ओपेनहाइमर के द्वारा द्वारा बनाया गया परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बॉम्ब, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बनाई गई थी ओपेनहाइमर के द्वारा, उसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के नाम पर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में उसको ब्लास्ट कर दिया गया, उस बॉम्ब को गिरा दिया गया था। हालांकि उसकी क्या इंपैक्ट पड़ी, रिपरकेशंस पड़ी, मैं उस समय में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है इंडिया और चाइना की रिलेशन है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1945 में, उस 1 सितंबर 1945 के बाद, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर की रिलेशंस, उसमें खटास देखी गई, उसमें अच्छी रिलेशन की, जो एक कहीं पर मानी जाती थी 1945 के पहले कि दोनों कंट्रीज मिलकर कुछ भी कर सकती हैं। और जाहिर सी बात इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर जर्मनी के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा। लेकिन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में, यानी 31 अगस्त 1945 के बाद, इन दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन कुछ अच्छी नहीं मानी जाती थी। इन दोनों के रिलेशन में खटास देखा गया। अच्छा, ये दोनों फिजिकली फाइट भी नहीं कर रहे थे। होता है ना कि जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रसिया को बदनाम कर रहा, यूएसएसआर को बदनाम कर रहा, उस दौरान रसिया को यूएसएसआर कहा जाता था, तो यूएसएसआर को बदनाम करा अराउंड द वर्ल्ड, उधर यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बदनाम कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, अलग अलग मैगजीन्स में गलत सलत छाप रहे हैं एक दूसरे के प्रति दोनों। अगर मान लो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक सपोर्टिंग कंट्री एक कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, और यूएसएसआर एक कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों उस सपोर्टिंग कंट्रीज को लड़वा देते थे। तो ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, ये कोल्ड वॉर के लक्षण होते हैं। ये कोल्ड वॉर ऐसे ही होता है। कोल्ड वॉर का मतलब ये बिल्कुल मत समझना, कई बच्चे मेरे से, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा सर कोल्ड वॉर का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि शीत के दिन में, विंटर के दिन में, कोल्ड के दिन में लड़ी जाने वाली लड़ाई है? बिल्कुल नहीं। कोल्ड वॉर मतलब वॉर तो हो रहा है बट इन अ कोल्ड वे, है ना, वो फिजिकली फाइट नहीं हो रहा है। तो जो 1945 में कोल्ड वॉर की स्टार्ट हुई, उसका इंपैक्ट देखा गया, मैं पढ़ाऊंगा कोरियन वॉर पे। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया लड़ गए 1950 1951 के बीच में, और इन दोनों कंट्री को सपोर्ट करने वाली सेपरेटली ये दोनों कंट्री ही हैं। वेल, कोल्ड वॉर एक अलग इशू है। बस मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि अच्छा, कोल्ड वॉर ये जो टर्म है ना, सबसे पहले एक बहुत बड़े व्यक्ति थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उनका नाम था जॉर्ज ऑरवेल। उनका नाम था जॉर्ज ऑरवेल। इस व्यक्ति ने ये टर्म यूज किया था, कोल्ड वॉर। नहीं तो उसके पहले लोग यही मानते थे कि चीन, माफ कीजिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में खटास नहीं, रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट में चल रही है, ऐसे लोग डिस्कशन करते थे। लेकिन ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, जॉर्ज ऑरवेल, हु बेसिकली सेड दैट कि द conflict between United States of America and USSR during the September and October month of the 1945 is nothing but it is a Cold War। और उसने डिफिनेशन भी बताया था। बहरहाल, वी विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू कोल्ड वॉर के बारे में, बट वी आर नाउ अंडरस्टैंडिंग द इंडियन चाइना रिलेशन एंड वी आर इन द 1949 टू द 1962। इसी फेस में हम लोग अभी रहते हैं। तो लिखिएगा, ड्यूरिंग द अर्ली फेस ऑफ कोल्ड वॉर, ध्यान से सुनिएगा, अर्ली फेस ऑफ कोल्ड वॉर, कॉमा, इंडिया, कॉमा, while India went for non-alignment। ये सब समझाऊंगा, लिख लीजिए पहले। while India went for non-alignment, while India went for non-alignment, non-alignment and China non-alignment, 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 है ना? ठीक है, इंडिया वेंट फॉर नॉन अलाइनमेंट, ठीक है ना, याद रखिएगा, नॉन अलाइनमेंट।
कॉमा चाइना चोज टू रिमेन, चाइना चोज टू रिमेन क्लोजर, चाइना चोज टू रिमेन क्लोजर, चाइना चोज टू रिमेन क्लोजर टू सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का मतलब जानते हो क्या है? ये यूएसएसआर को यहां पे बेसिकली कहा जा रहा है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक ये नाम था रसिया का पुराना। या तो कोल्ड वॉर का 1991 में लड़ाई जब खत्म हुआ तो पूरे यूनाइटेड स्टेट ने यूएसएसआर को पूरी तरीके से तोड़ दिया, वो अलग इशू है, बाद में समझेंगे। उसके बाद यूएसएसआर रसिया बन गया। उस दौरान 1991 में यूएसएसआर के जो लीडर थे उनका नाम था मिखाइल गोरबचेव। बहरहाल वो अलग चीज है, उसके बाद उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो आपने क्या देखा कि इंडिया नेम की तरफ चल गया और चाइना सोवियत यूनियन की तरफ। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सर ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले बच्चों ध्यान से सुनो। हम सभी को मालूम है कि 1945 के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कुछ अच्छी रिलेशन है नहीं। कारण यह भी है क्योंकि जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराए तो उस दौरान यूएसएसआर का कहना था कि भाई हम सभी मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, जापान हमारे बगल में है, तुमने वहां पे परमाणु बम गिराया, न्यूक्लियर बम गिराया, उसका निगेटिव इंपैक्ट हमारे लोगों पे पड़ सकता था, रेडिएशन हमारे लोगों पे भी आ सकता था। अब बात ये बम गिराने का नहीं है, वो तो है ही, लेकिन उससे बड़ी इशू ये है कि एटलीस्ट तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था, तुमने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ब्रिटेन फ्रांस को बता दिया, क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस, मैं और तुम मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। तुमने ब्रिटेन फ्रांस को बता दिया कि मैं गिराने वाला, तुमने मुझे नहीं बताया। नहीं, तुमने कहीं ना कहीं वेस्टर्न हिपोक्रेसी दिखा दी। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं बच्चों, लेकिन ये शब्द यूएसएसआर के हैं। वेस्टर्न हिपोक्रेसी दिखा दी कि तुम लोग वेस्टर्न कंट्री का ही साथ दोगे, तुम लोग दूसरी कंट्री का साथ नहीं दोगे। और ये वो बात थी बच्चों जिसके कारण खटास पैदा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ यूएसएसआर का। एंड यू विल अमेज दैट इसके बाद ही रिलेशन खराब हो गई और कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। बड़ी अजीब बात रही कि 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑफर्ड कि ऐसा है भाई कि तुम मेरी तरफ आ जाओ। और नाउ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक अलग ग्रुप थी जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो यूएसएसआर की ग्रुप थी 1955 में फॉर्म हुई थी, उसका नाम था वॉरसॉ, वॉरसॉ पैक्ट, इसके ग्रुप का। तो नाटो जिस ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को लीड, माफ कीजिए, नाटो को, नाटो ऑर्गेनाइजेशन को जो कंट्री लीड कर रहा था उसका नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और वो कंट्री जो यूएसए के सपोर्ट में थी वो नाटो में शामिल होती थी। और नाटो में वही कंट्री शामिल होती थी जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती थी। और कैपिटलिस्ट क्या होता है मैं कई बार आप सभी को बता चुका हूं, कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट क्या होता है। तो ये माना जाता था कि जो कंट्री नाटो में शामिल होगी ऑटोमेटिकली वो कैपिटलिस्ट कंट्री कोई तौर पे खुद को कंसीडर करेंगे और कैपिटलिस्ट की सारी आइडियोलॉजी को अपनी कंट्री में फॉलो करेंगे। तो सारी कैपिटलिस्ट कंट्री नाटो में होती थी और नाटो का लीडर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था। सो यूएसए वाज वांटिंग एट द टाइम इन द 1947 कि इंडिया हमारा पार्ट बन जाए। एट द सेम टाइम द सोवियत यूनियन का कोई अपना ऐसा कोई ग्रुप नहीं था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द 1955 यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको आज आप रसिया कहते हैं, ही ऑल्सो फॉर्म्ड अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वॉरसॉ पैक्ट, जिसे आप वर्साय की संधि भी आमतौर पे कहते हैं। और 1955 में यूएसएसआर भी हमें ऑफर करने लगा कि भैया तुम मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। एट द सेम टाइम व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द 1947 इंडिया ने डिसाइड किया कि यार ना मैं उधर जाऊंगा ना मैं उधर जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यूएसए के पाले में जाता हूं तो यूएसएसआर से मेरी दुश्मनी हो जाएगी। और अगर मैं ये यूएसएसआर के पाले में जाता हूं, वार्सो को ज्वाइन करता हूं, तो हमें यूएसए के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यूएसए के साथ हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम किसी के साथ अपना जो है दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। सो इंडिया डिसाइडेड कि ऐसा है कि हम किसी भी पक्ष में नहीं जाएंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द 1961 इंडिया और इजिप्ट और इंडोनेशिया, उस दौरान जो आजाद हुई, लगभग उस दौरान आजाद हुई देशों ने निर्णय लिया कि हम अपनी एक ग्रुप बनाएंगे। दैट वाज द नेम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। हालांकि अगर नाटो के फॉर्मेशन की बात करें तो इट वाज फॉर्म्ड इन द 1949। तो हम ना ही नाटो में गए 1947 में, हम ना वॉरसॉ में गए, हमने 1961 में अपनी ग्रुप बनाई जिसको नेम हमने दिया
नॉन अलाइंड यानी किसी अलाइनमेंट में हम नहीं जाएंगे, हमारा अपना ग्रुप होगा, एंड दैट वाज नॉन अलाइंड मूवमेंट। चाइना ने डिसाइड किया भैया हम सोवियत यूनियन में रहेंगे, यानी कहने का मतलब हम वॉर्सो की तरफ जाएंगे, यही इसका मतलब हुआ। हालांकि 1955 के पहले तो यूएसएसआर का कोई ग्रुप नहीं था, लेकिन फिर भी कंट्रीज क्या करती थी कि यूएसएसआर के सपोर्ट में रहती थी, लेकिन यूएसएसआर को लगा कि भैया हमें भी एक अपना ग्रुप बनाना चाहिए, तो वॉर्सो नाम की एक ग्रुप इसने बनाई। बेसिकली पोलैंड में एक शहर है वॉर्सो, वहां पे डिस्कशन इसने किया था, और उसी डिस्कशन में इसका सारी कंट्री मिली थी। और चूंकि उस शहर का नाम वॉर्सो है और सारी सपोर्टिंग कंट्रीज यूएसएसआर की वहां मिली है 1955 के दौरान, फॉर्म हो गया। ये वाली जो ग्रुप है वर्सो फॉर्म हो गई। अच्छा, पोलैंड उस दौरान यूएसएसआर के अंतर्गत ही आता था। लिखिएगा सोवियत यूनियन, रिमेन चाइना टू रिमेन क्लोजर टू सोवियत यूनियन, ये मैंने आप सभी को लिखवा दिया। लिखेंगे आप सभी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, 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 कॉमा, हु ऑल्सो हैपेंड टू बी अ फॉरेन मिनिस्टर, हु ऑल्सो हैपेंड टू बी अ फॉरेन मिनिस्टर, उस दौरान फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, who also happened to be a foreign minister, comma, considered it in India's interest, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, considered it in India's interest, considered it in India's interest to befriend China, to befriend China, to to befriend China, India's interest to befriend China, to befriend China। सो नेहरू ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम किसी कंट्रीज के पक्ष में नहीं जाएंगे, बट आई विल हैव माय ओन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज नीम इन द 1961। 1961 के पहले नेहरू ने ये डिसाइड कर लिया था। मैं बेसिकली 1947 में हूं। 1947 में ना ही नाटो है और ना ही वॉर्सो है, तो नाटो तो 1949 में फॉर्म हुआ है, और यूएसए और यूएसएसआर ने ऑफर कर दिया था 1947 में कि भैया हमारे पाले में आ जाओ, हमारे पाले में। इंडिया ने बोला नो। और नेहरू ने बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी उन्होंने डिसाइड की, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे देश के उस दौरान, भारत के प्रधानमंत्री तो थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे। ही डिसाइडेड कि देखिए ना ही हम नाटो में जाएंगे, ना ही हम जो है वर्सो में जाएंगे, हम जो है एक अपनी ग्रुप बनाएंगे। ओवर द टाइम वी मेड, हम 1961 में बनाए ही। और इसके अलावा आप जानकर हैरान हो जाओगे प्यारे बच्चों कि इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि चीन के साथ हमारी रिलेशन अच्छी होगी, हम इनके साथ रिलेशन नहीं बिगाड़ेंगे। वही मैंने लिखवाया। लिखिए, इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री, लिखिए, इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री, इंडिया, इंडिया, इंडिया one of the first non-communist country, 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 non-communist country to recognize, ध्यान से सुनिएगा, to recognize, to recognize the People's Republic of China, the People's Republic of China, the People's Republic of China, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो देश को, इस देश को, है ना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको हम कह सकते हैं, इस देश को, हालांकि जब ये चाइना आजाद हुआ तो इसको कई कम्युनिस्ट कंट्री ने ही पहले रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, आप एक देश के तौर पे मैं आपको रिकॉग्नाइज करता हूं, लेकिन इंडिया वाज फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री, मतलब एक ऐसी देश जो कम्युनिस्ट कंट्री है ही नहीं। इंडिया वाज नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री, और ना हम रहे हैं कभी। तो वी वर द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री हु फर्स्टली रिकॉग्नाइज्ड दैट नो, चाइना इज अ कंट्री। चाइना कोई अभी टेरिटरी नहीं है, चाइना एक देश है। तो एक नॉन कम्युनिस्ट कंट्री के तौर पे हमने इसको एक्सेप्ट किया इन दिसंबर 1949। लिखना है तो लिख लीजिए, इन दिसंबर 1949। बच्चों, वैसे अगर बोला जाए कि देश का यानी वर्ल्ड का पहला कम्युनिस्ट कंट्री कौन है, तो इट वाज यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1921 में व्लादिमीर लेनिन नाम का वहां का लीडर था, उस दौरान लीड कर रहा था, जनरल सेक्रेटरी था यूएसएसआर का, उसने डिक्लेयर किया था। 1991 के पहले, 1991 के पहले यूएसएसआर में प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं हुआ करता था, वहां पे जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट हुआ करता था। वही जनरल सेक्रेटरी जो देश का मेन लीडर होता था, सबसे ऊपर, उसी का नाम बदलकर प्रेसिडेंट कर दिएगा 1991 के बाद। सो दिसंबर 1949 में वी रिकॉग्नाइज्ड चाइना, एंड ऑल्सो, and also interestingly, and also promoted its representation
एंड ऑल्सो प्रेजेंटेड एंड ऑल्सो माफ कीजिएगा एंड ऑल्सो प्रमोटेड इट्स रिप्रेजेंटेशन इन द यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल्सो प्रमोटेड इट्स रिप्रेजेंटेशन इन द यूनाइटेड नेशंस। हम इतने ज्यादा पॉजिटिव थे चीन को लेकर। यूनाइटेड नेशन जो उस दौरान वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन मानी जाती थी, अभी भी है, सेकंड में नेम आता है मेंबर्स के नंबर्स के मामले में। सो वी बेसिकली प्रमोटेड चाइना इन द यूनाइटेड नेशन। नहीं नहीं, चीन को जो है एक वैल्यू मिलना चाहिए, एक मेजर वैल्यू मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन में। हालांकि उस दौरान आफ्टर सम टाइम 1949 के बाद वी गॉट ऑफर फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन कि वीटो पावर आप ले लीजिए। बट द आप सभी को मालूम भी होगा कि दैट जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट इन फेवर टू एक्सेप्ट द वीटो। बेसिकली उन्होंने उस वीटो पावर को चीन को देने के लिए कहा था यूनाइटेड नेशन को, हालांकि चीन को मिला। बहरहाल उस पे आएंगे हम लोग। देखिए पैराग्राफ बदलकर, when China forcibly occupied, when China forcibly occupied, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये पूरा तिब्बत का रीजन है। when China forcibly recognized, when China forcibly recognized, माफ कीजिए, रिकॉग्नाइज्ड में कह रहा हूं। when China forcibly occupied Tibet in 1950, Tibet in 1950, Tibet in 1950, Tibet in 1950, 1950, 1950, India did not do anything. India did not do anything beyond protesting. India did not do anything beyond protesting. अजीब सी बात है। इंडिया डिड नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड प्रोटेस्टिंग। जब तिब्बत पे कब्जा कर रहा है 1950 में चीन, उस दौरान दलाई लामा, जो हमारे जो रिलीजियस लीडर होते हैं ना, शंकराचार्य, हिंदुओं के, उसी प्रकार से इनके रिलीजियस लीडर दलाई लामा होते हैं। हर दलाई लामा का नाम अलग होता है, वो पोस्ट है। दलाई लामा बेसिकली इज अ पोस्ट है। तो दलाई लामा उस दौरान थे, वो भाग कर हिमाचल प्रदेश में आ गए, धर्मशाला में। धर्मशाला इज बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एन एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहां पर आकर वो रहने लगे। इस बात को लेकर भी खटास थी चीन के लीडर के मन में कि नहीं, आपने क्यों एक जो है शरणार्थी के तौर पर आपने वो जगह दे दी अपने यहाँ पे रहने के लिए, दलाई लामा को वहां से निकाली। इंडिया ने बोला कि भाई हमारे यहाँ तो वासुदेव कुटुंबकम चलता है, हम कैसे निकाले कोई आदमी अपने साथ, हम क्यों निकाले। अनटिल और अनलेस जब तक वो टेररिस्ट नहीं होता, तो टेररिस्ट नहीं होता तो हम उस, अगर होता तो हम उसको निकाल देते। अब टेररिस्ट है ही नहीं। ही वाज बेसिकली रिलीजियस लीडर, वो रिलीजियस लीडर है, हम उनको कैसे हटाएं, कैसे अपने यहां से भगाए। चीन इसी से गुस्सा आ गया। ये 1950s की बात हो रही है, गुस्सा आ गया। और माना जाता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन डिग्रेड होने लगी, नीचे आने लगे। लिखिएगा, इन अप्रैल 1954, इन अप्रैल 1954, ठीक है बच्चों, इन अप्रैल 1954, है ना, इन अप्रैल 1954, 1954, इन अप्रैल 1954, कॉमा, both countries signed an agreement, both countries signed an agreement, signed an agreement, दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया अप्रैल 1954 में, 1954 में। both countries signed an agreement concerning trade between, concerning trade between India and India and India and Tibet region of China, India and Tibet region of China, India and Tibet region of China, तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। तो हमने चीन के साथ एग्रीमेंट साइन किया। उस दौरान तिब्बत कब्जे में है चीन के, तो तिब्बत से हमें ट्रेड करना था। तो जाहिर सी बात है, हमें चीन ही इसको अब लीड कर रहा है तिब्बत को, तो चीन के साथ एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा ताकि हम तिब्बत से ट्रेड कर पाए। तो हमने क्या किया कि चीन से एक एग्रीमेंट साइन की, द ट्रेड एग्रीमेंट, और उसमें यह था कि इंडिया तिब्बत के साथ ट्रेड करेगा। पॉइंट दीजिए और लिखिए, द एग्रीमेंट इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान से सुनिएगा,
द एग्रीमेंट इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। आपने सुना होगा प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, प्रिंसिपल ऑफ पंचशील सुना होगा बच्चों आप सभी ने। प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, पंचशील, प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, comma, which later became an important set of principles, which later became an, which later became an, which later became an, which later became an important set of principles, important set of principles, important set of principles, important set of principles in Indian foreign policy discourse, in Indian foreign policy discourse, in Indian foreign policy discourse, Indian foreign policy discourse. तो अप्रैल 1954 में we signed an agreement with the China on the basis of Tibet region of China. और उसमें हमने ये डिस्कशन किया था उस एग्रीमेंट के दौरान, ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान, कि वी विल follow the policy of Panchashil. Now, interestingly, I have already decoded what was basically Panchashil. There was a 5 set of principle. पंचशील में 5 ऐसे सील थे, 5 ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो इंडिया और चाइना ने मिलकर एक दूसरे के बीच में साइन किया था इस दौरान, अपने फॉरेन रिलेशन को लेकर, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर. इट वॉज अ मेजर पॉइंट व्हेन इट कम्स टू द इंडिया एंड चाइना रिलेशन एंड ऑल्सो फॉर द इंडिया फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स. इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज था, क्योंकि पंचशील साइन होने के बाद जहां एक और इंडिया और चाइना की रिलेशन डिग्रेड हो रही है, वहीं ऐसे दौर में हमने पंचशील को साइन किया. चाइना और इंडिया ने मिलकर पंचशील जैसे प्रिंसिपल को साइन किया. पंचशील क्या था, मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं डाउट सेशन में डिस्कशन कर लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास में जो भी डाउट सेशन वगैरह लेता हूं उसमें डिस्कशन कर लूंगा. बट यू विल अमेज दैट आई हैव डिकोडेड दिस टर्म इन द पास्ट क्लासेस व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. हर एक प्राइम मिनिस्टर के दौरान क्या क्या फॉरेन पॉलिसी रही, उस दौरान जब मैं डिस्कशन कर रहा था मैंने आप सभी को बोला था ये. लिखिएगा. अब ये थोड़ा यहां आज हम लोग छोड़ देते हैं इसको, है ना. इसके बाद हम लोग कल समझेंगे. कल हम लोग ये समझेंगे कि इंडिया और चाइना के रिलेशन में इस दौरान 1954 के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर कितनी बार चाइना गए और चाइना के प्राइम मिनिस्टर कितनी बार इंडिया गए, गए भी कि नहीं गए, आए भी कि नहीं है वहां से कोई लीडर. चीन के प्रेसिडेंट को, चीन के प्रेसिडेंट जो उस दौरान रहे वो इंडिया में आए भी कि नहीं आए, है ना. तो हम लोग यही बेसिकली डिस्कशन करेंगे कि 1954 के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर कितने बार चीन गए, गए भी कि नहीं गए, या फिर चाइना के जो प्रेसिडेंट है इंडिया में आए भी कि नहीं है. वी विल डिस्कस अबाउट इट. अभी आप लोग एक मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको आप लोग लिख के भेज दीजिएगा. इसके बाद जिन भी बच्चों की कॉपी होगी मैं लाइव उसको चेक कर दूंगा जूम पे लेकर. लिख लीजिए एक बार. मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने नोट्स को देख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की समस्या हो बताइए, है ना. स्क्रीन पे आपको इंडिया चाइना का मैप होगा, है ना. कोई भी अगर इश्यू है तो पूछ लीजिए पहले. किसी प्रकार कोई कोई क्वेश्चन है बच्चों तो पूछ लीजिए आप सभी. कुणाल, कृति. तो बेसिकली कोई इशू है तो पूछ लीजिए. देखिए अभी मैंने ज्यादातर डिस्कशन नहीं किया है, इंडिया और चाइना रिलेशन को बेसिकली मैं यहाँ पर अभी समझा ही रहा हूं. तो मैं चाहूंगा कि अभी आप लोग सिर्फ जितना भी पढ़ाए हैं इसको और आगे पढ़िए. इसके बाद इस पर मैं मेंस का क्वेश्चन दूंगा. आप इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को लिखकर एक क्वेश्चन लिख लीजिए मेंस का. लिखिएगा, लिखिए मेंस क्वेश्चन, टाइटल दीजिए मेंस क्वेश्चन. लिखिएगा, है ना. लिखिएगा. रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल जाएगा. लिखिए, लिखो बच्चों. डिस्कस द डिस्कस द impact of impact of recent agreements recent agreements recent agreements
एंड एंड हाइड्रोपॉलिटिक्स एंड हाइड्रोपॉलिटिक्स 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 इशू हाइड्रोपॉलिटिक्स इशू है ना, हाइड्रोपॉलिटिक्स इशू और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। हाइड्रोपॉलिटिक्स, HYDRO, हाइड्रोपॉलिटिक्स इशू इन इंडिया एंड पाकिस्तान, माफ कीजिए, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। हाइड्रोपॉलिटिक्स इशू ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। देखिए, हाइड्रोपॉलिटिक्स मतलब जहां पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो वाटर प्रॉब्लम है, या फिर जो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होता है बेसिकली वाटर से, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, खासतौर पे जो रिवर डिस्प्यूट्स हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यहाँ पे टर्म बेसिकली चेंज किया गया है ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए, लेकिन इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रश्न है उसको लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिख दें, वहां पर डायग्राम नहीं बनाना है, नॉर्मली लिखिए। थोड़ा सा स्कॉलर्स के कोटेशन यूज करेंगे आप सभी बॉडी में। थोड़ा इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को जब इंट्रोडक्शन में शुरू करना, थोड़ा हिस्टोरिकल टच वहां पे देना। आपको जीएस जैसा नहीं लिखना है कि भाई इन दोनों के बीच में इतनी लंबी बॉर्डर है, ऐसा नहीं लिखना है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को। बेसिकली वहां पे हिस्टोरिकल टच दीजिए, है ना। फिर इसके बाद थोड़ा बॉडी में आइए, थोड़ा सा बॉडी में बताइए, है ना, हाइड्रोपॉलिटिकल इशू क्या है, उसको लेकर अलग अलग क्या स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग स्कॉलर्स की, पक्ष में विपक्ष में, है ना, सपोर्टिव, है ना, आर्गुमेंटिव वगैरह जो है सब लिखिए। थोड़ा एनालिटिकल लाइंस वगैरह उसमें डालिए, कंक्लूजन लिखिए। अभी आप इतना ही करके दो, इसके बाद में अलग से और डेप्थ में एक सेशन लूंगा कैसे आंसर राइटिंग करना। अभी आप इतना ही लिख कर दे दो, आप इतना ही काफी है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि और कितना डेप्थ में लिखा जा सकता है इसको। ऐसे जब मैं ऑप्शनल की बात करता हूं कि ऑप्शनल में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो बहुत सारी एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखना होता है, तभी जाकर आपका आंसर अच्छा माना जाता है। लेकिन जितना मैंने बोला है उतना एटलीस्ट आप लोग कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। कल आप लोग को लिंक भेज दिया जाएगा सेशन का। थैंक यू बच्चों, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है। आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Good evening, ओके, sir. थैंक यू।